वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 22 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आज हमें मिलेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और आपको मजा भी आएगा। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो माइक्रोनेशिया के बारे में है, द फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। हाल फिलहाल में वहाँ पे कोविड-19 स्टार्ट हो गया है। 2.5 सालों से ये देश कोविड-19 से बचा हुआ था। फंडामेंटल रीज़न ये था कि आइलैंड कंट्री है, आइसोलेटेड थी। उन्होंने ट्रैवल बैन लगा दिए, कोई गया नहीं तो फैला नहीं। लेकिन अब कोविड-19 धीमे धीमे वहाँ फैलना शुरू हो गया है एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये न्यूज़ में है। माइक्रोनेशिया ये एक रीजन है, एक एरिया है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। जो माइक्रोनेशिया एक सब माइक्रोनेशिया देखिए लार्जली आपको मिलेगा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। वहाँ पर एक बड़ा सा एरिया है जिसे हम कहते हैं ओशिनिया, और ओशिनिया का एक सब रीजन है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में आपको ये देश मिलेगा, दैट इज फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। ये जो पूरा रीजन है ये माइक्रोनेशिया का है, ठीक है। ये ओशिनिया का सब रीजन है। इसमें कुछ और भी आइलैंड्स हैं और यहाँ पर आपको आइलैंड्स मिलेंगे फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के। इसमें आपको लगभग 600 आइलैंड्स मिलेंगे, छोटे छोटे आइलैंड्स भी मिलेंगे टापू की तरह, जिनमें से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 4 बड़े द्वीप हैं और इनके झंडे पर 4 स्टार्स बनाए गए हैं उन्हीं 4 द्वीपों को इंडिकेट करने के लिए। 600 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं। ये कैरोलीन आइलैंड आर्किपेलॉग जो है उसी का हिस्सा है। जो कैरोलीन आइलैंड आर्किपेलॉग है उसमें फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया भी आ जाता है और रिपब्लिक ऑफ पलाउ भी आ जाता है। तो मतलब दोनों में ही ये जो आइलैंड्स हैं ये बटे हुए हैं। ये रफली लिंग्विस्टिक या कल्चरल लाइंस पे 4 आइलैंड्स में बटा हुआ है, दैट इज याप, चुक, पोम्पेई, दैट इज कैपिटल है यहीं पर, जो उनकी पैलिकिर कैपिटल है वो यहीं पर पोम्पेई आप बोल सकते हो, वहीं पर लोकेटेड है। मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ कि नहीं। इसके अलावा कोसरई। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, वैसे तो 600 हैं अप्रॉक्स। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया जो है ये एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और कंप्लीट फ्री कंट्री है जिसमें लार्जली 4 स्टेट्स हैं और बाकी तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में है, स्कीम के बारे में है। ये लार्जली शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए दी जाने वाली एक प्रकार की स्कॉलरशिप है। इसके बारे में भी जानकारी दी गई राज्यसभा को बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्टेटस है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब आप जानते हो ना, सारा पैसा केंद्र सरकार देती है। लो इनकम स्टूडेंट्स जो हैं शेड्यूल कास्ट के, डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सोमी नोमैडिक ट्राइब्स के, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं या ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं, उन्हें मदद दी जाती है कि वो दूसरे देशों में जाके पढ़ाई कर सकें। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिकली मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी डिग्री, ग्रेजुएशन के लिए पैसे नहीं दिए जाते। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। 30% जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो महिलाओं को दी जाएगी। बैचलर लेवल के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। जो लोग पहले किसी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं या खुद के पैसे से पढ़ रहे हैं उनको कोई मदद नहीं मिलेगी। जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाला है उसके पहले ज़रूरी होता है कि उन्हें किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा हो। तो जिन लोगों को क्यूएस जो रैंकिंग होती है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है, जिन्हें 500 टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में एडमिशन मिल रहा होगा, उनकी स्कॉलरशिप को पहले कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद बाकियों की स्कॉलरशिप पे चर्चा की जाएगी। 60% मार्क्स होने चाहिए जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 35 ईयर्स से कम एज होनी चाहिए सिलेक्शन ईयर में, अप्रैल के महीने के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को, और जो टोटल इनकम है फैमिली की वो 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में है। नाम से स्पष्ट है, विद्या की समीक्षा करना, यानी कि जो पढ़ाई की सिचुएशन है, एजुकेशन की सिचुएशन है, उसे आप रिव्यू करिए। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने राज्यसभा को इन केंद्रों के बारे में जानकारी दी। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव यह है कि हम पूरा डेटा एक तरीके से इकट्ठा करें और उसका इस्तेमाल करें ये देखने के लिए कि एजुकेशन में जो लर्निंग आउटकम है वो कैसा है। इससे जो राज्य हैं वो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट, उनकी प्रोग्रेस, उनको मेन स्ट्रीम हम कर पा रहे हैं कि नहीं, टेक्स्ट बुक की कितनी अच्छी डिलीवरी हो रही है, टीचर्स और स्कूल्स को कितना सपोर्ट मिल रहा है, इसको रिव्यू करने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान ये विद्या समीक्षा केंद्र का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि इसके लिए स्टार्स प्रोजेक्ट चल रहा है। तो राज्यों के नाम मतलब इतना तो याद रखिए कि ये इसका हिस्सा नहीं है। गुजरात को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस का अपना मैकेनिज्म है। कई सारे इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के चल रहे हैं, जैसे कि यूडाइस है, स्टूडेंट डेटाबेस, नैस, निपुण भारत, टीचर डेटाबेस, दीक्षा। अब ये सारे जो भी इनिशिएटिव्स हैं ये तो आइसोलेशन में चलते हैं, अपना अपना काम देखते हैं, फर्दर सिलोज में चलते हैं, बहुत धीमे चलते हैं। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से हम इन सबका डेटा एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसे इवेल्युएट करेंगे तो आसान हो जाएगा ना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेमिटेंसेस के बारे में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक
जिस रिपोर्ट का टाइटल था वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, उन्होंने बताया कि इंडिया को 2021 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिले और ये लगभग 87 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास थे। जो रेमिटेंसेस हैं वो मनी होती है, सपोज करिए कि भारत है हमारा, जहाँ से कोई व्यक्ति सऊदी अरेबिया में कमाने के लिए गया हुआ है, तो सऊदी अरेबिया में जब वो पैसे अर्न करेगा तो अपनी फैमिली को इंडिया में पैसे भेजेगा, और ये जो पैसा सऊदी अरेबिया से किसी इंडियन के द्वारा अपनी फैमिली को भेजा जा रहा है, दैट इज रेमिटेंस। तो वो मनी जो किसी अनदर पार्टी के द्वारा किसी अन्य कंट्री में भेजा जाता है उसे ही रेमिटेंस कहा जाता है। यूजुअली ये भेजने वाले लोग इमिग्रेंट्स होते हैं जो अपने घर पे रह रहे हैं, अपने परिवार को या संबंधियों को पैसे भेजते हैं। क्योंकि इंडिया में कल्चर है ना कि आप कहीं भी चले जाएं लेकिन अपने परिवार को नहीं छोड़ते, अपने रिलेटिव्स को नहीं भूलते, तो आप जहाँ कहीं भी हो अपने परिवार के लिए पैसे भेजते हैं। ये जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है, इसी की वजह से इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस अटेन करने वाला देश बन जाता है। रेमिटेंस रिप्रेजेंट करता है लार्जेस्ट सोर्स इनकम का लो इनकम या डेवलपिंग नेशंस में, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं रेमिटेंस के फॉर्म में। 2021 में टॉप 5 रेमिटेंस रिसिपिएंट कंट्रीज, इंडिया $83 बिलियन और 2021 में 4.8% की बढ़ोतरी देखी गई है। चाइना 53 बिलियन, मैक्सिको 53 बिलियन, फिलीपींस 36 बिलियन और इजिप्ट 33 बिलियन। तो हम काफ़ी आगे हैं चाइना से भी रेमिटेंस के मामले में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पाइथागोरियन ज्योमेट्री इन वैदिक एरा टेक्स्ट इस टाइटल के ऊपर है। हाल ही में एक पोजीशन पेपर किया गया कर्नाटका की सरकार के द्वारा। ये पोजीशन पेपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर था, जिसमें डिफाइन किया गया था कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार से टेक्स्ट बुक वगैरह तैयार की जाएगी, कैसे हम उसे आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पर उन्होंने एक टेक्स्ट का जिक्र किया, दैट वाज बुधायन सुलभ सूत्र, और उन्होंने स्पेसिफिकली एक श्लोक का जिक्र करते हुए ये कहा कि जो पाइथागोरियन थ्योरम है वो उसके 300 साल पहले लगभग बुधायन सुलभ सूत्र में बताया जा चुका था। और इस रेफरेंस में जो पाइथागोरियन थ्योरम है उसे उन्होंने एक फेक न्यूज़ कहा कि ये सही नहीं है। उसके पहले ही हमारे वैदिक टेक्स्ट में इसका जिक्र किया जा चुका है। अगर हम पाइथागोरस के बारे में बात करें तो एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। ये 570 से 490 बीसी के बीच में थे। हालांकि टाइम फ्रेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेक्टेबल है, बिकॉज इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बना रखी थी और उसी के ज़रिए अपना काम किया करते थे। इटली में उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी को फाउंड किया था, तो इनकी एक्टिविटीज़ कैसे चलती थी किसी को पता चल नहीं पाता था उनके बारे में, इसीलिए हमें कम पता है। और बाद में उनकी खुद की राइटिंग्स भी हमें कम ही मिलती हैं, बल्कि उनकी सोसाइटी में जो राइटिंग्स हुई हैं उन्हीं के ज़रिए उनकी जो भी राइटिंग्स हैं वो पब्लिक डोमेन में आज अवेलेबल हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम जो है वो त्रिभुज यानी कि जो ट्राइंगल होता है उसके 3 एंगल्स के बीच के रिलेशन को बताता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जहाँ पे ये बताया गया है कि a² + b² = c²। मतलब अगर एक ट्राइंगल है और इसकी 3 भुजाएं हैं तो इसमें जो ये a है, अगर आप इस पे एक वर्ग बनाएंगे और एक b पे बनाएंगे तो जो c पे आप वर्ग बनाएंगे ये इसके बराबर होगा। यही पाइथागोरियन थ्योरम बताता है। आपने बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, स्क्वायर का मतलब वर्ग ही तो होता है ना। तो 3 भुजाओं पर अगर आप वर्ग बना रहे हैं तो a और b पे जो आप वर्ग बनाएंगे वो विकर्ण पे बनाए गए वर्ग के बराबर होगा। ये बेसिक फंडामेंटल है। अब देखिए इंडियन वैदिक मैथमेटिशियन इस थ्योरम को कैसे पहले से जानते थे। बुधायन सूत्र जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ही पहले जिक्र किया जा चुका है। पहले क्या होते थे, यज्ञ हुआ करते थे, तो यज्ञ के लिए यज्ञ वेदी बनाई जाती थी। यज्ञ वेदी बनाते वक्त मैथमेटिकल इक्वेशंस का बहुत सटीकता से ध्यान रखा जाता था, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि अगर आप यज्ञ वेदी अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आप भगवान को खुश नहीं कर पाएंगे और जो रिजल्ट्स आपको उस यज्ञ से मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसीलिए उनके एंगल्स को स्पेसिफिकली ध्यान में रखा जाता था। तो यज्ञ वेदी बनाए जाते वक्त जो एंगल्स डिसाइड किए जाने चाहिए उनका बुधायन सुलभ सूत्र में जिक्र किया गया है। जो बुधायन सुलभ सूत्र है ये सबसे ज़्यादा पुराना सुलभ सूत्र माना जाता है। टाइम ड्यूरेशन वैसे तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बताया जाता है कि 800 BC के आसपास लिखा गया रहा होगा। इसमें लिखी गई बात उससे भी पुरानी हो सकती है, क्योंकि पहले श्रुति परंपरा चला करती थी। श्रुति परंपरा के माध्यम से चीज़ों को लिखा नहीं जाता था, बल्कि वो जनरेशन टू जनरेशन पास किए जाते थे, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते थे वो उन बातों को उन्हें रटवा दिया जाता था, उन्हें याद करवा दिया जाता था, और उसके बाद वो अगली जनरेशन को उसको पास ऑन कर देते थे। लिखने की परंपरा तो बहुत बाद में शुरू हुई, तो हो सकता है सुलभ सूत्र में लिखी गई बातें उससे भी पहले की हों। जो बुधायन सुलभ सूत्र है उसमें स्टेटमेंट दिया गया है, एक लाइन दी गई है जिसका मतलब वही है जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो बाद में बताया गया उसके जैसा ही उसका मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे जो यज्ञ किए जाते थे उसमें एल्टर्स यानी कि वेदी बनाई जाती थी, तो उसमें जो फायर प्लेसेस के लिए यानी कि आग जलाने के लिए जो एंगल्स होते थे उनको बहुत ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता था। और ये जो यज्ञ वेदियाँ होती थी ये ट्राइंगल में या फिर जो ट्रेपेजिया होता है उसमें या रेक्टेंगल्स के फॉर्म में बनाए जाते थे। अब यहाँ पर देखिए उनका एक प्रिस्क्राइब्ड साइज होता था और सुलभ सूत्र में इसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड साइज बताया गया
और उसके लिए जो सूत्र दिया गया वो मोरलेस पाइथागोरियन थ्योरम ही है। जो सूत्र है वो कुछ यूं है, दीर्घ चतुरस्या श्रेया रज्जु पार्श्वमानी तिर्यमानी च यत पृथक भूते क्रोतस्य दुभयम करोति। ये स्रोत है जो बोधायन सूत्र सूत्र में दिया गया है। इसका मतलब ये है कि भुजा ए पर जो आप वर्ग बनाते हैं और जो भुजा बी पर आप वर्ग बनाते हैं, अगर आप इसे जोड़ देंगे तो भुजा सी पर बनाए गए वर्ग के योग के यानी क्षेत्रफल जो है उसके बराबर निकल के आ जाएगा। तो यही बात इस बोधायन सुलभ सूत्र के श्लोक में भी बताई गई है जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसको लेकर अभी हाल फिलहाल में, वैसे ये डिबेट बहुत पुरानी है बट हाल फिलहाल में ये डिबेट फिर से आ गई है। ये नॉलेज सबसे पहले ओल्ड बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है, जहां पे डायगोनल रूल यानी कि विकर्ण के नियम बताए गए हैं। बाद में इसे सुलभ सूत्र में देखा जाता है और फिर इसे पाइथागोरस ने अपने थ्योरम के फॉर्म में दिया। लेटर ऑन इसे जो यूक्लिड की राइटिंग्स हैं उनमें स्वयं सिद्ध मान लिया गया है। तो इस तरीके से ये थ्योरम डेवलप हुआ है। तो मतलब अगर ये कहना कि हाँ पाइथागोरस ने इसको इवॉल्व किया, ये तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, बिकॉज इसके एविडेंसेस उसके पहले से भी हैं, इंक्लूडिंग सुलभ सूत्र। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टेट्रापॉड्स के बारे में है। टेट्रापॉड इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, मे बी आपने, अगर आप मुंबई गए हो या किसी और कोस्टल रीजन में गए हो तो आपने ये देखा हो फिजिकली, या फिर आपने मूवीज वगैरह में देखा हो। ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपस में समंदर के किनारे फेंक दिए जाते हैं, ये एक दूसरे से लॉक हो जाते हैं और जो लहरें आती हैं वो इनसे टकराती हैं। तो इससे जो कोस्टल रीजन है उसमें इरोजन नहीं होता। हाल फिलहाल में मुंबई में इन्हें कंस्ट्रक्शन के चलते हटा दिया गया, तो लहरें सीधा टकराई कोस्टल रीजन से, तो वहाँ के आसपास के लोगों ने ये कंप्लेन किया कि वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं लाइक अर्थक्वेक। इसी रेफरेंस में ये टेट्रापॉड्स न्यूज़ में आए हैं। इनमें 4 लेग्स होते हैं, 4 पैर होते हैं, आपको दिख 3 ही रहे हैं बट एक और होता है। और ये स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि ये इरोजन से बचाने के लिए, वाटर डैमेज से बचाने के लिए फेंक दिए जाते हैं। 1940 के आसपास पहली बार इनका इस्तेमाल फ्रांस में किया गया था। ये इंटरलॉकिंग की तरह वर्क करते हैं आपस में। इन जनरल इनका वेट 2 टन के आसपास होता है, लेकिन कई बार ये और भी भारी होते हैं, 10 टन तक के हो सकते हैं। 1990 में मरीन ड्राइव में इसका इस्तेमाल किया गया वेव्स को तोड़ने के लिए। साउथ मुंबई की सोल लाइन पे भी इसको बिछाया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हत्तीस के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी प्लान कर रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जो रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर कर लिया जाए और हत्ती कम्युनिटी को हम लोग शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दें राज्य में। ये काफ़ी क्लोज्ड कम्युनिटी है जिसका फंडामेंटल काम ये होता है कि क्रॉप्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स, मीट, वूल, और इसी को ये वहाँ के जो छोटे बाजार हैं जिनको हाट कहा जाता है उसमें बेच देते हैं और यहीं से अपना नाम ड्राइव करते हैं हट्टीज, जो हाट में सामान बेचते हों। हट्टी का होमलैंड हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पे आपको मिलेगा, गिरी और टूंस जो नदी है उनके आसपास के रीजन में, और ये दोनों ही नदियाँ यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। इनमें कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड है। भाट और खास ये इनकी अपर कास्ट है, जबकि जो बधोइस हैं वो उनके नीचे आते हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस को पूरी तरीके से ये प्रोहिबिट करते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो ट्रेडिशनल काउंसिल्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे कि हरियाणा में खाप काम करती हैं। उन्हें दिया गया है नाम, दैट इज कुंबली या खुम्बली। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एन्यूरिज्म के बारे में है। एन्यूरिज्म, एक्टर एमिलिया क्लार्क, जिन्हें अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो आपने ड्रैगन क्वीन को देखा होगा, ये एमिलिया क्लार्क हैं। इन्हीं के रेफरेंस में ये बीमारी अभी न्यूज़ में आई है। इन्होंने अभी जानकारी दी कि ये परेशान हैं एन्यूरिज्म से, ब्रेन एन्यूरिज्म, जिससे ऑर्गन्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उसमें डैमेज क्रिएट होता है। एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म में आर्टरीज और वीन्स जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। उनकी वॉल्स वीक होने की वजह से उनमें स्वेलिंग कुछ ऐसे आ जाती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ब्लड जा रहा है और ये वॉल यहाँ पे वीक है, तो ये ब्लड यहाँ पर स्ट्रेस की वजह से फैलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एक बबल क्रिएट हो जाएगा, और जो कंडीशन होती है इसे ही एन्यूरिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ये अक्सर एओर्टा में देखा जाता है। जो एओर्टा है वो मेन आर्टरी होती है जो ब्लड से, हार्ट से ब्लड को बॉडी के अन्य पार्ट्स में लेके जाती है, नीज में, ब्रेन्स में, इंटेस्टाइन में। तो अगर ब्रेन्स में ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ब्रेन एन्यूरिज्म आप बोल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो बबल्स होते हैं ये फट जाते हैं, और अगर इन बबल्स के फटने के बाद ये ब्लीडिंग बाहर आने लग जाती है, इसे इंटरनल ब्लीडिंग कहा जाता है। तो ये इंटरनल ब्लीडिंग जब शुरू हो जाती है तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, उससे स्ट्रोक्स आने का खतरा होता है अगर ये ब्रेन में है तो। जो ब्लड वेसल्स ब्रेन की होती हैं और हार्ट की होती हैं उनमें अक्सर ये एन्यूरिज्म की प्रॉब्लम देखी जाती है। जो स्वेलिंग होती है वो 2 तरीके की हो सकती है, एक तो पूरी ब्लड वेसल ही स्वेल कर जाए और दूसरा एक हिस्सा स्वेल कर जाए, एक साइड कमजोर हो जाए। इसके फंडामेंटल कॉजेज क्या हो सकते हैं? स्मोकिंग, उम्र का बढ़ना, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, टिश्यूज का डिसऑर्डर, या कई बार प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी एन्यूरिज्म हो जाता है। ट्रीटमेंट में क्या होता है? ट्रीटमेंट में फ्लो डाइवर्जन स्टेंट एक बहुत ही कॉमन तरीका है,
जैसे कि देखिए ये स्वेलिंग इसलिए होगी बिकॉज ब्लड यहाँ से इधर एंटर करता रहेगा, ठीक है, तो ये स्वेलिंग बढ़ती रहेगी और बाद में इस स्वेलिंग के फटने का भी खतरा रहेगा। तो यहाँ पे एक स्टेंट डाल दिया जाता है, तो ये स्टेंट इस फ्लड को डाइवर्ट कर देता है। अब ब्लड सीधा इधर जाएगा और उसे यहाँ जाने से हम रोक देंगे, धीमे धीमे ये प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। तो स्टेंट का इस्तेमाल इन जनरल किया जाता है इसे क्योर करने के लिए। सिलेंड्रिकल मेटेलिक मेश स्टेंट होता है, ब्लड फ्लो को डाइवर्ट कर देता है। ये ऐसा तभी किया जाता है जब रैप्चर ना हुआ हो, ये जो स्वेलन ग्लैंड्स हैं वो फटे ना हो। तो फ्लो डाइवर्जन यूजुअली जो बड़े एनेरिज्म्स होते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बाकी देखिए लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, हेल्दी बॉडी वेट रखिए, तो धीमे धीमे ऐसी प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक है। रिवीजन करते हैं। माइक्रोनेशिया एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में, गलत है, पैसिफिक में है ना। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की है, ये भी गलत हो गया। टेट्रापॉड्स ये आपस में रख दिए जाएं तो इंटरलॉकिंग हो जाती है, वेव्स करंट से बचाते हैं जो भी किनारे हैं उनको, ये सही है। हट्टीज़ ये तमिलनाडु, सदर्न कर्नाटका और केरला में मिलेंगे, गलत है, ये आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे मिलेंगे। एन्यूरिज्म इसमें आर्टरीज और वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है, ये उनकी वॉल्स की वीक होने की वजह से होता है, ये भी सही है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।